आंध्र प्रदेश के विकाराबाद में इसी इंजन के साथ कवच की टेस्टिंग की गई और इस टेस्टिंग में खुद रेल मंत्री मौजूद रहे। और आखिरकार इस टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है और इतना ज़्यादा इसको हाइप क्यों दी जा रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संजय सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। संजय जी, जब इस टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो मैंने सुना था कि कोंकण रेलवे ने एक बनाई थी और बहुत पहले उसकी टेस्टिंग भी की गई। तो कब से ये चल रहा है कि इस तरीके की एंटी कोलिजन टेक्नोलॉजी बनाई जाए, या हम कह सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रेन सिस्टम ये जो क्रिएट किया गया है? ये देखिए, सबसे पहले अपने देश में 2003 में जब नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, उस वक्त ये कोंकण रेलवे ने सबसे पहले एंटी कोलिजन डिवाइस के रूप में एक डिवाइस बनाई थी जो ट्रेनों की टक्कर को रोकने का काम करती थी। मैं खुद उस डिवाइस के परीक्षण का हिस्सा रहा हूँ और उसमें भी इसी तरीके से दो ट्रेनों को आमने सामने डिवाइस के लगा के चलाया गया था। हम एक ट्रेन में बैठे हुए थे और वो 1 किलोमीटर के डिफरेंस पे वो अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लग के रुक गए थे। लेकिन बाद में जब उस ट्रेन को एक्चुअल में लगाने की बात आई पूरे सिस्टम में, तो उसके और परीक्षण हुए, तो ये पाया गया कि जहाँ पर यार्ड सेक्शंस हैं, जहाँ पर शहर आते हैं और कई लाइनें, एक दो से चार छः आठ 10 लाइनें हो जाती हैं पैरेलल, तो वहाँ पर ये चूँकि जीपीएस पर बेस्ड था, तो वहाँ पर उसके सिग्नल डेविएट करते थे और दूसरे ट्रैक पे सिग्नल दे देते थे। तो वहाँ पर गड़बड़ी के बजाय उससे कि दुर्घटना बचे, वो दुर्घटना करने का माध्यम मानी गई। मतलब जीपीएस बेस्ड जो टेक्नोलॉजी जी, बनाई गई थी वो जी, बहुत सक्सेसफुल नहीं थी, यानी सक्सेसफुल उसमें दिक्कतें आई। दिक्कतें आई। अब ये जो टेक्नोलॉजी है जिसका यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन किया गया है, कवच, जी, यानी महाभारत में कर्ण के कवच कुंडल बड़े फेमस हैं, जी, जी। तो उसी तरीके का कवच ये डिमॉन्स्ट्रेशन था। देखिए, इसके बाद ट्रेन कोलिजन जो सिस्टम था, उसके बाद कई टेक्नोलॉजी पर भारतीय रेलवे ने काम किया। उसमें से एक था एक था क्या नाम, अर्ली वार्निंग सिस्टम, एक था ऑक्सिलरी वार्निंग सिस्टम। इसके बाद आया ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम, यूरोप से लाया गया। इसके बाद फिर हम लोगों ने इंडिया में फिर एक अपना सिस्टम डेवलप किया, उसका था ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, टी कैस उसको शॉर्ट में कहते हैं। बेसिकली ये जो कवच है, ये टी कैस का ही इम्प्रूवाइज्ड वर्जन है। टी कैस को ये माना गया कि जीपीएस से अकेले से प्रॉब्लम आती है, तो इन्होंने उसमें आरएफआईडी टेक्नोलॉजी, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड होती है, और वो टावर से रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए आरएफआईडी टैग लगा के, तो ट्रैक पे 1 1 किलोमीटर पे इसमें टैग लगा दिए जाते हैं आरएफआईडी के, और इसके बाद रेलवे स्टेशन के पास में एक टावर लगा दिया जाता है और ट्रेन में एक डिवाइस लगा दी जाती है। तो ये तीनों के बीच में रेडियो फ्रिक्वेंसी के जरिए और फिर साथ में सैटेलाइट के जरिए फिर कंप्यूटर उसको एनालाइज करता है कि ट्रेन इस समय ट्रैक पर कहाँ पर है और सिग्नल से कितनी दूर है, या एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितनी दूर है। जैसे ही वो दूरी को नाप लेता है कंप्यूटर, वैसे ही वो तुरंत सिग्नल दे देता है ट्रेन को, और वहाँ पर वो सायरन बज जाता है। और अगर सायरन के बाद वो ब्रेक नहीं लगाया ड्राइवर ने, तो ऑटोमेटिक ब्रेक उसके अप्लाई हो जाते हैं। तो मतलब ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाएंगे, ट्रेन खुद ब खुद रुक जाएगी। जी, जी। इसी तरीके से अगर सिग्नल को स्पैड जिसको कहते हैं, सिग्नल क्रॉसिंग एट डेंजर, तो वहाँ पे पॉइंट पे जैसे ही सिग्नल को क्रॉस करता है पहिया, वैसे ही तुरंत वो सिग्नल वहाँ पहुँच जाता है सैटेलाइट और आरएफआईडी टैग के ज़रिए, और वो तुरंत से सायरन बजता है। अगर ब्रेक नहीं लगाया ड्राइवर ने, तो तुरंत ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। तो वो सिग्नल क्रॉस करते ही तुरंत ट्रेन रुक जाती है। तो यहाँ पर आप सिग्नल देख सकते हैं। अगर पीछे की तरफ मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सिग्नल दिखाएं। इस तरीके के सिग्नल जो रेलवे लाइन है उस पर आम बात होती है, क्योंकि ट्रेनों की जो आवाजाही होती है उसमें सिग्नलिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। और जब एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आ जाएं और दोनों को पता ही ना हो कि क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, और कई बार मोड़ होते हैं जिसमें जो है सामने वाली चीज़ें नहीं दिखती हैं, यानी सिग्नल भी कई जगह ऐसा होता है कि सिग्नल भी नहीं दिखता है। तो इसमें एक और ख़ासियत है कि इसमें कैब सिग्नलिंग की यानी एक तरीके से फैसिलिटी दी गई है। यानी लोको पायलट को अंदर ही दिखता है कि आगे वाला सिग्नल रेड है, ग्रीन है, येलो है। तो इससे काफ़ी उसको हम कह सकते हैं कि
आत्मविश्वास बढ़ा रहता है। तो कैब सिग्नलिंग कितना जरूरी है? कैब सिग्नलिंग हमारे टी कैश का एक पार्ट था। कैब सिग्नलिंग पहले से ही टी कैश में था, लेकिन उस टी कैश में कैब सिग्नलिंग के अलावा हम वो एक्यूरेसी जो इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए, जिसको कहते हैं फोर्थ लेवल की सेफ्टी, वो इसके जरिए लाई गई है कि उसको जीपीएस और आरएफआईडी टैग दोनों को जब मैच करके ये टेक्नोलॉजी गई, तो हमें ग्राउंड का भी रिपोर्टिंग उससे मिलती है, चलते हुए ट्रेन का भी रिपोर्टिंग मिलती है, सिग्नल की भी रिपोर्टिंग मिलती है। तो इस तरीके से तीनों में कोऑर्डिनेशन होता है। और इसकी सबसे खास बात ये कि किसी भी तरीके की ट्रैक के ऊपर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई पहाड़ गिर जाए, कोई बाढ़ आ जाए, या किसी तरह का और भीड़ है, जैसे हमारे अमृतसर में दुर्घटना हो गई, भीड़ को काट दिया था, उन स्थितियों में भी ब्रेक ब्रेक लग जाएगा इस प्रणाली से। तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा है। तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि इसकी कीमत की बात की जा रही कि जो यूरोपियन टेक्नोलॉजी है और ये जो हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी जिसको आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है, और एक तरीके से जो मंत्री हैं उन्होंने भी बोला कि 2000 किलोमीटर के लिए जी जी। दिल्ली और हावड़ा और दिल्ली मुंबई के लिए इसे वो लागू करेंगे। तो कीमत जो है वो कह रहे हैं कि काफ़ी कम है, क्या कहेंगे? कीमत देखिए, आज की तारीख में जबकि हमारे यूरोपियन ट्रेन वार्निंग सिस्टम जो है, उसकी कीमत 1.5 से 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बैठती है ट्रक पे, और इंजन और सब मिला के जो भी डिवाइसेज लगती हैं। लेकिन इसमें जो है तीनों डिवाइसेस का और टावर आवर का जो भी सारा खर्चा है, वो सब मिला के लगभग 50 लाख पर किलोमीटर आता है। तो आज की तारीख में 50 लाख पर किलोमीटर का खर्चा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से हमें 1/4 लग रहा है। तो उस हिसाब से निश्चित रूप से ये, चूंकि सुरक्षा में ये इंटरनेशनल वार्निंग सिस्टम से भी बेटर है, तो अगर हमें सिर्फ एक चौथाई में मिल रही तो इसको बेस्ट किफ़ायती माना जाएगा। हालांकि जो हमारा एंटी कोलिजन डिवाइस थी, वो उस ज़माने में सिर्फ 25,000 रुपये एक इंजन में लगाने पर वो डिवाइस, उसका खर्चा था। तो 25,000 था या 25 लाख था, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन वो बहुत सस्ती उस ज़माने में, लेकिन तब वो 20 साल पहले की बात है। आज 50 लाख वो 25 लाख से भी कम की मानी जाएगी उस कीमत पे। सर, एक और चीज़ है, मैंने देखा है जब नई टेक्नोलॉजी या कोई चीज़ आती है तो तमाम लोग दावे करने लगते हैं कि साहब उनको जो श्रेय दिया जाने लगता है। मैंने सुना है इस टेक्नोलॉजी के पीछे जिन लोगों ने काम किया है, उन लोगों का नाम ही नहीं आ रहा है। जैसे मैं एक नाम जानता हूँ, ललित मनसुखानी, तो उनका तो कहीं ज़िक्र ही नहीं आया। अब दावा कुछ और लोग कर रहे हैं कि साहब इन्होंने किया, ये क्या है, मामला क्या है? देखिए, टेक्नोलॉजी के और रिसर्च के फील्ड में ये हर जगह होता है, विदेशों में भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी होता है, और इंडिया में हमारे यहाँ ज़्यादा होता है कि रिसर्च जो बंदा करता है, जो डेवलप करता है बेसिकली, उसको क्रेडिट नहीं मिलता है, बल्कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑफिशियल जो चैनल है, उसमें आगे जो लोग हैं, जो उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंटेशन का जिम्मा जिनके ऊपर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव से उसमें जो होते हैं सेटअप में, वो इसको क्रेडिट ले जाते हैं। और एक ज़माने जब एंटी कोलिजन डिवाइस डेवलप की थी कोंकण रेलवे के एमडी राजा राम जी ने, उनके साथ भी ये होता, वो टेक्नोक्रेट थे, बेचारे एमडी थे, उन्होंने पूरा जोर लगा दिया, और वो एंटी कोलिजन डिवाइस को उन्होंने इम्प्रूव करने को भी तैयार थे, वो कि इसमें जो भी कमियां हैं वो हम खुद ही ठीक कर देंगे। लेकिन एक लॉबी होती है जिसने, जो इंटरनेशनल लेवल पे उसके लोग होते हैं, और वो चाहते हैं कि खर्चीली टेक्नोलॉजी आवे तो उसमें कुछ कमीशन वो सब का मामला भी बनता है। तो करोड़ों की ट्रेन वार्निंग सिस्टम की बातें होने लग गई और उसको ढक्कन कर दिया गया। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब जैसे वंदे भारत के साथ हुआ, वंदे भारत के साथ अगर हम देखें तो कुछ उसमें भी कमोबेश वहीं। ये रेलवे में हमेशा से इसीलिए डिपार्टमेंटलिज्म का आरोप रेलवे में इसीलिए लगा, और आजकल डिपार्टमेंटल ख़त्म करने के लिए जो रेलवे बोर्ड में इतने बड़े चेंजेज हुए हैं, तो मेरी समझ में उसका कुछ ज़रूर असर होना चाहिए। और अब इसके साथ, कवच के साथ वो ना हो। मेरी समझ में आपकी सरकार इसको लेके जागरूक है कि कवच के साथ उस तरीके की लॉबिंग ना हो, और ये वाकई में अब ये 2000 किलोमीटर का जो है हमारा प्रोग्राम ये हो जाए। नहीं तो हम लोग पिछले 25 साल से यही देख रहे हैं कि रेलवे में हर 5 साल बाद एक नई टेक्नोलॉजी ट्रेनों की टक्कर की आती है, फिर वो डंप हो जाती है, फिर आती है, फिर डंप हो जाती है। बड़े बड़े उत्साही हमारे रेलवे में अधिकारी हैं, रिसर्चर हैं, जिन्होंने काम किया, लेकिन बेचारे निराश होकर बैठ गए। संजय जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी सिद्धार्थ जी। बहुत बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, मैं देखता रहता हूँ। तो यहाँ पर संजय जी ने तमाम चीज़ें सामने रखी और ख़ास बात ये है कि ये टेक्नोलॉजी
अगर पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट की जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे को तो फायदा देगी ही देगी, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी एक बड़ा कदम है, क्योंकि इसको एक्सपोर्ट किए जाने की बात भी रेल मंत्री खुद कर रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में ये टेक्नोलॉजी भारत दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, इसकी संभावना बन रही है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, आंध्र प्रदेश।